Hello friends, I am Astha. Welcome to Brainy Buddies. Okay, today we'll discuss about some physics questions. Okay, they are very important questions and it's our second series for serious exam. Okay, हमने यहाँ पर कुछ past years important questions लिए हैं. Okay, ये selected questions हैं. तो आज हम इनको one by one discuss करेंगे. So without any further delay, let's get started. ओके तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. ओके तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है. ओके तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस. अ कैंडल. ओके तो ऑफ कोर्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज जो कैंडल होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी पे चेंज नहीं करती है. ओके क्योंकि जो कैंडल होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है. कैंडल में वो क्या करती है, वो केमिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है. ओके जबकि हमारे बाकी के जो ऑप्शंस हैं लाइट एमिटिंग डायोड, लेज़र, टेलीविज़न सेट, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. सो option A is the correct answer for this question. Now let's move further. Our next question is the visible portion of electromagnetic spectrum is. Okay तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स की क्या होती हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. ओके तो हमें इसमें बताना है कि उन वेव्स में से विजिबल पोर्शन कौन सा होता है, मतलब कि जो हमें आँखों से दिखता है. ओके तो लेट्स सी अवर ऑप्शन. इंफ्रारेड. नो, इंफ्रारेड नहीं होती हैं. ओके रेडियो वेव्स. नो, हमें रेडियो वेव्स भी नहीं दिखती हैं. माइक्रोवेव्स. नो, हमें माइक्रोवेव्स भी नहीं दिखती. लाइट. ओके तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर बिकॉज जो लाइट होती है उसमें जो विजिबल लाइट होती है, ठीक, ये वो पोर्शन होता है जो कितने नैनोमीटर्स में लाई करता है, 700 to 400 की वेवलेंथ में लाई करता है. ओके तो जो विजिबल पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो कितनी वेवलेंथ में होता है, ये हमें याद रखना है. 700 to 400 के नैनोमीटर की वेवलेंथ में होता है. और बाकी के जो वेव्स होते हैं ये हमें विजिबल नहीं होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Now let's move to our next question, which is the direction of magnetic field at any location on Earth's surface is commonly specified in terms of. Okay, तो हमें पता करना है कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अर्थ के किसी भी सरफेस में, अर्थ के किसी भी सरफेस में हम उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं. Let's see our options. As a field declination, no. As a field inclination, no. Both field declination and field inclination, no. D, horizontal component of the field, yes. So option D is the correct answer. तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसे हम एज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फील्ड हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं. और जो फील्ड डिक्लिनेशन होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच और क्या होता है, जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच. मेरिडियन क्या होती है, ये लॉन्गिट्यूड्स होते हैं. आपने पढ़ा होगा ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं हमारे ग्लोब के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ, जो कि ड्रॉ किए जाते हैं वर्टिकली अप एंड डाउन. तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं. तो जो फील्ड डिक्लिनेशन होता है वो क्या होता है, वो एक्यूट एंगल होता है किनके बीच में, मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में. और इंक्लिनेशन क्या होता है, इंक्लिनेशन रिजल्टेंट होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो कि वो सरफेस से बनाती है. तो हमें याद रखना है. और हम मैग्नेटिक फील्ड को स्पेसिफाई कैसे करते हैं, एज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फील्ड. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फर्दर.
to our next question, that is, a circuit has a fuse having the rate of 5 ampere. What is the maximum number of 100 watt bulbs 220 का वोल्टेज है that can be safely connected in the parallel circuit? तो हमें पता करना है कि हमें एक सर्किट दिया गया है और उसमें एक क्या कनेक्टेड है, फ्यूज कनेक्टेड है तो और उसमें जो करंट दी गई है हमको वो कितनी दी गई है, 5 एम्पियर्स की दी गई है तो हमें पता करने हैं कि जो उसमें 100 वॉट के बल्ब्स हैं, कितने वॉट के बल्ब्स हैं, 100 वॉट के बल्ब्स हैं, उनको हम कितने कनेक्ट हो सकते हैं पैरेलली सर्किट में। तो लेट्स सॉल्व अवर क्वेश्चन। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास पावर गिवन है कितनी पावर गिवन है, 100 वॉट जो कि एक बल्ब की है, और हमारे पास वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट्स हमें मिल रहे हैं, और हमारे पास करंट है जो कि 5 एम्पियर है तो हम उन नंबर्स को x मानते हैं जितने नंबर ऑफ बल्ब्स हम सर्किट में लगा सकते हैं पैरेलली लेट्स, और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 का तो हमारे पास फॉर्मूला है विल पुट द वैल्यूज P इज इक्वल टू V इंटू आई तो हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट किए हैं और हमें x की वैल्यू क्या मिली है 11 तो लेट्स see our option C which is correct so option C is the correct answer for this question। हम कितने बल्ब्स लगा सकते हैं पैरेलली 11 100 वॉट के। now let's move to our next question, that is, in which of the following इनमें से कौन से हैं, in which of the following heat loss is not प्राइमरली ड्यू टू कन्वेक्शन जो हीट लॉस है वो कन्वेक्शन की वजह से नहीं होता है। तो बेसिकली कन्वेक्शन होता क्या है, कन्वेक्शन एक प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें जो मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, और ये बेसिकली गैसेस और लिक्विड्स में होता है इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो मैटर के एक्चुअल मोशन से होती है और ये हमें याद रखना है कि कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड्स और गैसेस में। तो लेट्स सी अवर ऑप्शंस। ए बॉइलिंग वाटर में यस कन्वेक्शन होता है। लैंड एंड सी ब्रीज तो लैंड एंड सी ब्रीज बेसिकली ये मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, लिक्विड एंड गैसेस का तो ये क्या होगा, इसमें भी कन्वेक्शन होगा। और सर्कुलेशन क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ द एयर अराउंड द ब्लास्ट फर्नेस यस इसमें भी होगा डी हीटिंग ऑफ ग्लास सरफेस ऑफ बल्ब ड्यू टू करंट इन फिलामेंट तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें कन्वेक्शन नहीं होता, ये प्रोसेस किसकी वजह से होता है, कंडक्शन की वजह से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ लेट्स मूव फर्दर। Which of the following represent a relation for heat lost is equal to heat gained? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो ये प्रूफ करता है कि जितनी भी हीट लॉस हुई है वो उतनी ही लॉस हुई है जितनी गेंड है तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम नो, प्रिंसिपल ऑफ कलर्स ऑफ कोर्स नॉट, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर यू मस्ट हैव रेड कि जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता है उसमें जितनी भी हीट लॉस होती है वो इज इक्वल टू हीट गेन्ड होती है। क्यों, क्योंकि इस प्रिंसिपल के हिसाब से जब हम किसी भी दो चीज़ों को कांटेक्ट पे लाते हैं और वो उन दो चीज़ों में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, मतलब कि अगर हम ए और बी को पास ला रहे हैं, ये दो चीज़ें हैं, और अगर ए का टेम्परेचर हाई है और बी का टेम्परेचर लो है तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू
लोअर टेम्परेचर। ओके, तो और वो तब तक फ्लो होती रहेगी जब तक के दोनों के बीच में क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। ओके, तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ होता है कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। ओके, और दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। Okay, so option C is the correct answer for this question. Now let's move further to our next question, which is when the sun is near the horizon during the morning or evening, it appears reddish. Okay, the phenomena that is responsible for this observation is, okay, तो आप लोगों ने देखा होगा, हम सभी ने देखा है कि जब सन सेट होता है या राइज होता है तो वो रेडिश होता है। ओके, तब ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो ये किस फिनोमेना की वजह से होता है, ये जो ब्यूटीफुल फिनोमेना है, ओके, ये कौन सा फिनोमेना होता है जो कि इतना सुंदर एनवायरनमेंट हमें, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर देता है। ओके, सो लेट्स सी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नो। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, नोप। ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो जो सन होता है जब वो हॉराइजन पर होता है अपने, ओके, तो जब लाइट उससे निकलती है तो वो स्कैटर होती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि एयर जो होती है वहाँ पर एयर और उसके जो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पर, तो वो लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। ओके, एक दूसरे पर क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से लाइट क्या होती है, स्कैटर होती है। और इसकी वजह से, वो स्कैटरिंग की वजह से जब हमारी आँखों पर वो लाइट पड़ती है तो हमें सन कैसा अपीयर होता है, रेडिश अपीयर होता है। और हमें पता है कि जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है। तो ऑफकोर्स रेड और ब्लू लाइट होते हैं जिनकी वेवलेंथ कैसे होते हैं, शॉर्टर होते हैं। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। Our next question is, the pressure of fluid varies with depth h as p is equal to rho dash p dash plus rho g h. Okay, where rho is the fluid density. This expression is associated with, okay, ये जो expression है ये हमें, ये किससे एसोसिएटेड है, मतलब किसके लॉ से एसोसिएटेड है, ये हमें पता करना है। और हमें बताया गया है कि जो प्रेशर ऑफ फ्लूइड है वो क्या करता है, वो हाइट से पे डिपेंड करता है। मतलब कि जो प्रेशर है वो फ्लूइड की हाइट पे डिपेंड करता है। ओके, तो बेसिकली ये हमारा लॉ ऑफ पास्कल्स लॉ है। ओके, इसमें क्या होता है, पास्कल्स लॉ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर, ओके, इज प्लस प्रेशर गेज का क्या होता है, ये एडिशन होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम एक फ्लूइड को एक बकेट पे लेंगे या एक बीकर में लेंगे, किसी भी चीज़ पे आप ले रहे हैं, तो अगर आप हाइट को बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लिक्विड है, ओके, वो मॉलिक्यूल्स उनके 1 by 1 एक के ऊपर सेट रहते हैं। ओके, तो अगर आप सबसे नीचे वाले लेयर पर देखोगे तो उसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स हैं, उनका प्रेशर रहेगा। तो इस तरह अगर आप हाइट को वेराई करेंगे तो क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो भी डिफरेंट होता जाएगा। ओके, तो ये किसका लॉ है, पास्कल का लॉ है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज why argon gas used along with tungsten wire in an electric bulb? Okay, it's a very good question. That is कि जो ऑर्गन गैस है वो बल्ब में टंगस्टन वायर के साथ क्यों यूज़ की जाती है, ये वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इट्स जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द बल्ब। ओके, हमें क्या करना होता है कि जो टंगस्टन वायर होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की वजह से उसमें कोरोजन ना पैदा हो, या फिर वो वायर बहुत ही ज़्यादा हीटअप होकर, वैसे कि हमें पता है कि टंगस्टन का जो हीटिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई डैमेज ना आए, इस वजह से हम उसके साथ किसको रखते हैं, ऑर्गन गैस को रखते हैं। और ये जो ऑर्गन गैस होती है ये इसे कोरोजन से बचाती है, इसे बहुत ही ज़्यादा हीटअप होने से बचाती है। तो ये क्या करती है, बेसिकली ये बल्ब की लाइफ को इंक्रीज कर देती है। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस
question. Now our next question is, which one of the following is the correct relation between the Kelvin temperature and the Celsius temperature? ओके, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है. ओके, हमें पता करना है कि केल्विन टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है. हमें पता है कि जब हमें केल्विन टेम्परेचर को, ओके, केल्विन स्केल को जब हमें सेल्सियस में चेंज करना होता है तो हम 273 का क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ओके, किस में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सेल्सियस में से. ओके, जब हमें सेल्सियस को कन्वर्ट करना होता है केल्विन में तो हम 273 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. ओके, तो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन है जो ये बताता है, तो ऑब्वियसली इट्स ऑप्शन डी. ओके, टी इज इक्वल टू टी सी प्लस 273.15. ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू आ. ओके, तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो किस चीज़ में से ट्रेवल नहीं कर सकती हैं, हमें ये फाइंड आउट करना है. ओके, सो लेट्स सी अवर ऑप्शंस. कॉपर वायर प्लेस्ड इन एयर. ओके, ऑफ कोर्स साउंड वेव्स जो होती हैं वो एयर में से थ्रू करती हैं, बिकॉज जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए. तो ऑफकोर्स इसमें एयर मीडियम है तो ये ट्रैवल कर सकती हैं. ओके, सिल्वर स्लैब प्लेस्ड इन एयर अभी भी कर सकती हैं. ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड इन वाटर. ओके, इट्स ऑल्सो हैज़ मीडियम सो दे कैन ट्रेवल. ओके, वुडन हॉलो पाइप प्लेस्ड इन अ वैक्यूम. ओके, यहाँ पे हमने एक चीज़ पकड़ ली, वैक्यूम. हमें पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को, क्योंकि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है एंड वैक्यूम इज़ नॉट एनी मीडियम. ओके, वैक्यूम का मतलब कोई मीडियम नहीं होता है. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. Our next question is consider the following statements. ओके, ये कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें इन्हें कंसिडर करना है. कैसा कंसिडर करना है कि इनमें से कौन सा सही है. ओके, देयर इज नो नेट मोमेंट ऑन अ बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम. ओके, कि देयर इज़ नो नेट मोमेंट. ओके, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसमें नेट मोमेंट नहीं होता है. Of course, this statement is correct. Okay, the moment of body is always conserved. Okay, तो yes, this is also correct कि जो वो किसी भी बॉडी का मोमेंटम होता है वो कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है. ओके, सो अब थर्ड इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंजर्व्ड. ओके, नो, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑलवेज कंजर्व नहीं होती है. हाँ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो ज़रूर कंजर्व्ड होता है, लेकिन ओनली काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की कंजर्व्ड नहीं होती है. ओके, सो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. वर्किंग ऑफ सेफ्टी फ्यूजेस डिपेंड अपॉन. ओके, जो सेफ्टी फ्यूजेस की वर्किंग होती है ये किस पे डिपेंड करती है, ये बहुत ही प्रैक्टिकली बेसिस पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आपने सुना होगा कि जो फ्यूज़ होते हैं उनको हम अपने घरों पर यूज़ करते हैं. ओके, बेसिकली अब तो फ्यूज़ की जगह MCBs आ गई हैं, तो पर अभी भी फ्यूजेस यूज़ होते हैं. तो फ्यूज़ बेसिकली किस लिए होते हैं, ओके, ये सेफ्टी पर्पस के लिए होते हैं. और ये डिपेंड किस पे करते हैं, ऑफ कोर्स दे डिपेंड ऑन टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करेंट. ओके, ये किसी भी चीज़ को मतलब कि हमारे घर पे इतनी सारी मशीन्स वगैरह लगी रहती हैं और हमारे घर पे एक सिलेक्टेड लेवल पे क्या आता है, वोल्टेज आता है. अगर गलती से कभी वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो क्या करता है, ये फ्यूज़ क्या हो जाता है, वहाँ से कट कर देता है जहाँ पर भी ये लगा होता है. तो इससे जो हमारी मशीन्स वगैरह होती हैं वो नहीं फूकती हैं. तो ऑप्शन ओके, अब हमें 3 और 4 यहाँ पे डिपेंड है. तो यस, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, तो फ्यूज़ जो होता है वो किन पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की. अगर करंट ज़्यादा हो गया सिलेक्टेड करंट से तो फ्यूज़ वहाँ से क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया, तो वो बेसिकली उसका उड़ना वो वहाँ से करंट को
कट कर देता है, जिससे कि करंट आगे फ्लो नहीं हो पाती है। ओके और क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। जब करंट ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वायर बहुत ही ज़्यादा फ्यूज़ का हीट होगा, और जब वो हीट होगा, हीट होके वो मेल्ट हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे समझ में आया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके तो अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। ओके एक प्लेन मिरर है, उसमें एक रे इंसिडेंट कर रही है लाइट की एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। ओके वो 40 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल सरफेस, ठीक है। व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट कर जाती है, इट अंडरगोज अ डेविएशन, उसमें डेविएशन आता है। क्या डेविएशन बेसिकली क्या होता है कि अपने एंगल से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाना, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हमें दिया क्या गया है कि एंगल ऑफ और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ओके दोनों के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो हमें कितना दिया गया है, 40 डिग्रीज। ओके और तो डेल कितना हो जाएगा, डेल इज इक्वल टू 180 माइनस जो भी हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं, और वो हमें दोनों एंगल कितने हमारे 40 डिग्री पे। ओके देन वील पुट द वैल्यूज, और हमारा क्या है डेविएशन 100 डिग्री। ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अवर लास्ट क्वेश्चन। लेट्स सी, इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के 3 रेडिएशंस हैं, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हाँ इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दीज रेडिएशन लाइट इज़ नॉट करेक्ट। ओके ये इन 4 ऑप्शंस में से इनकी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, ओके करेक्ट नहीं है, ये हमें पता करना है। ओके लेट्स सी अवर ऑप्शन ए, द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड इज मोर देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो वेवलेंथ होती है वो इंफ्रारेड से छोटी होती है। ओके नाउ लेट्स सी अवर ऑप्शन बी, the wavelength of ultraviolet is smaller than that of visible light। ओके ये भी करेक्ट है। the photon energy of visible light is more than that of infrared light। नो ये रॉन्ग है। ओके विजिबल लाइट की जो फोटोन एनर्जी होती है वो कम होती है इंफ्रारेड से। ओके सो ऑप्शन C will be the correct answer for this question, because जो विजिबल लाइट है वो कहाँ तक रेंज करती है, हमने पहले भी पढ़ा था ऊपर क्वेश्चंस में, ये 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में क्या करती है, लाई करती है। और जो इंफ्रारेड होती है वो 103 to 106 नैनोमीटर के बीच में लाई करती है। इसीलिए जो एनर्जी होती है वो वेवलेंथ के कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है। मतलब वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी फोटोन एनर्जी उतनी ही कम होगी, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है, इसलिए एनर्जी कम होगी। और उसके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और क्योंकि ये गलत है इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। ओके तो यहाँ पर ये सीरीज़ कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके थैंक यू।